अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। 7 साल तक इश्तिहारी रहने के बाद साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के बेटे हसन और हुसैन नवाज़ को तीनों नैब रेफरेंसेस यानी अल-अज़ीज़िया, फ्लैगशिप और एवनफील्ड रेफरेंसेस में बरी कर दिया गया आज एहतसाब अदालत की तरफ से। आज हमारे जो नुमाइंदे हैं वहाँ पर कोर्ट रूम में मौजूद थे, अरफा फ़िरोज़ ज़की। उन्होंने हमें समाअत का अहवाल देते हुए ये बताया कि ये समाअत 15 से 20 मिनट की रही और इसमें कोई अचंभे की बात नहीं, क्योंकि जब हमने नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ की समाअतें देखी, मरीम नवाज़ की तो खैर बरियत की लंबी थी, लेकिन नवाज़ शरीफ की जब बरियत की समाअत देखी तो उसमें भी कम वक्त ही हुआ। लेकिन यहाँ पर भी हमने एक कड़ी देखी नैब के जवाब की। वो दलाइल जो आज नैब प्रोसिक्यूटर, डिप्टी नैब प्रोसिक्यूटर ने जमा करवाए या उन्होंने अदालत के सामने दिए, वो हैरान कुन और बड़े दिलचस्प भी। कहते हैं जी डिप्टी नैब प्रोसिक्यूटर के ये केस नैब तरामीम से मुतल्लिक नहीं, लेकिन इस केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला रुकावट नहीं, ये अदालत इसको सुन सकती है। और सबसे अहम बात उन्होंने ये कही कि जब मरकज़ी मुल्ज़िमान इस केस में बरी हो चुके हैं तो फिर जो जिनकी मावनत के इल्ज़ाम थे जिनके ऊपर यानी हसन और हुसैन के ऊपर, उनके ऊपर केस किस तरह से चल सकता है। और ये भी कहा कि जो बरियत हुई मरीम नवाज़ की उसके ऊपर नैब ने अपील भी दायर नहीं की। कमोबेश वकील सफ़ाई की भी ऐसे ही दलाइल थे जिसके ऊपर अदालत ने फ़ैसला महफूज कर लिया और कुछ देर बाद फिर ये सुना दिया गया। अब सवाल ये बनता है कि ये जो सारा का सारा मामला हुआ, इतने सालों तक हमने देखा पनामा केस, उसके ऊपर JIT बनी, हाई लेवल इंक्वायरीज़ हुई, वॉल्यूम्स पेश किए गए, एहतसाब अदालत के रेफरेंसेस बने, हसन और हुसैन नवाज़ इतने अरसे तक बाहर रहे और अब आए हैं जब हुकूमत आ गई है उनकी तो मुल्क में और बरी हो गए हैं। क्या यहाँ पर जो पहले फ़ैसले हुए थे वो गलत थे, वो दुरुस्त तरीके से नहीं दिए गए थे, या फिर आज जो बरियत का फ़ैसला है वो गलत है? अपने तज्ज़ियाकारों के सामने यही सवाल रखा है हमने और इस डिस्कशन के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं इरशाद भट्टी साहब, उमर चीमा साहब, मज़हर अब्बास साहब और सलीम साफ़ी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, आपसे मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी, क्योंकि आपने एक्सटेंसिवली काम किया और आज तो वो जो आपने सारी की सारी तहकीक की, वो सारी की सारी तहकीक के ऊपर एक आप सोचते होंगे क्यों की क्या फ़ायदा हुआ उसका? देखिए बात यह है कि बहुत मुबारक हो आपको, अल्लाह आपको खुश रखे। कि जो केस हुआ है और जो केस हमने पेश किया, बेसिकली तो ये दो डिफरेंट केसेस थे और उसकी जो तशरीहात हुई उस पर हमारा तो कंट्रोल नहीं था। बाकी ये है कि जो ये अभी वाला केस है बेसिकली तो ये है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस था और इसका नुकसान ये होता है कि जब आपका केस एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है तो उसमें अगर किसी के पार्ट पे कोई किसी किस्म की गलती की गुंजाइश है तो वो भी धुल के बाहर आ जाता है, वो हर चीज़ जो है वो वाइट वाश हो जाती है। और ये हमारे जो एक एहतसाब का कल्चर है उसका ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। मियां नवाज शरीफ के हवाले से केस तो बेसिकली उधर से स्टार्ट हुआ। अब जिस तरीके से वो मनी ट्रेल पर उस टाइम भी बात शुरू हुई तो मैं भी हैरान था कि ये चीज़ें किस तरह इस्टेब्लिश करेंगे, लेकिन आई थाट कि मैं कोई नो वारद हूँ और ये इधर बड़े बड़े जो है ना कोई एक मंजे हुए प्लेयर बैठे हुए हैं तो मेरे ख्याल है कि ये कुछ निकालने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन फाइनली हुआ वही कि जो पहले से एक्सपेक्टेड था कि जो उस केस में किसी को कुछ सज़ा हो सकती थी, को मिस डिक्लेरेशन का भी केस बन सकता था, वो भी नहीं बना वो। और अभी ये जिस तरह इमरान खान के साथ हो रहा है तो उस टाइम जो है नवाज शरीफ के साथ हो रहा था। अब जूं जूं उनको एक गुंजाइश मिलती गई थी कि इनके बेटे को भी दरमियान में ले आएँ, उनके जो दामाद है उसको भी ले आएँ, बाप को भी ले आएँ, हालांकि उसमें भी नवाज शरीफ पर डायरेक्ट आ नहीं रही थी चीज़ें। तो वही अब हुआ है, यानी कि ये जो हसन का या हुसैन का इसमें कोई रोल नहीं था। बेसिकली तो मियां नवाज शरीफ जो है उन्होंने अपने लेवल पे एक ये प्लानिंग की थी कि मैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो अभी लड़ाई करनी है वो ये इस तरीके से करनी है कि मेरे बच्चों के कारोबार बाहर हों ताकि मुल्क में कारोबार ना हो और इनके पास कोई इस तरह की गुंजाइश पैदा ना हो, कोई लोग उस पर सवाल ना उठाएं। लेकिन बाद में ये अंदाज़ा हुआ कि जो बाहर के कारोबार हैं वो भी एक उनके लिए एक लाइबिलिटी बन गए। वही उनको जवाब बनाया गया कि ये पैसा किधर से गया और कैसे हुआ। बाकी रेस्ट इज़ द हिस्ट्री। जो अभी वाला केस है जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, ये तो देखें, ये तो एक तरह की एक फार्मेलिटी पूरी हुई है। इस केस में जो मेन एक्यूज़ थे
वो मरीम नवाज़ थी, उसमें नवाज़ शरीफ थे। मरीम नवाज़ की बड़ी तफसीली इस मामले पर समाअत भी हुई। ये वो टाइम था कि जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी और तफसीली समाअत की ज़रूरत भी तब आई क्योंकि नैब ने भरपूर कोशिश की कि किसी तरीके से उनको हम इम्प्लीकेट कर सकें, वो उस तरह से नहीं कर सके। और फिर जब आगे पीडीएम का दौर आ गया, ये निगरान आ गया, तो निगरान गवर्नमेंट आ गई, उसमें नवाज शरीफ जो है वो भी चले गए। तो ये बेटे जो हैं ये तो इनको इसलिए लाया गया क्योंकि अगर इनको इनसे जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर इनको डिक्लेयर किया गया था, इश्तिहारी डिक्लेयर किया गया था, अगर वो इनसे ये जुर्म ना हटाया जाता तो उनका पाकिस्तान में आना जाना जो है वो बंद रहता। बाकी तो आज का केस जो है या जो अभी कार्रवाई है, ये इससे कोई ज़्यादा ऐसी तवक्कुआत तो थी नहीं कि इसमें कुछ को बड़ा कोई ऐसी स्मोकिंग गन आने जा रही है या कोई इम्प्लीकेशन पैदा होने जा रही है। सबक ज़रूर हैं। सबक ये है कि नैब जो है, नैब को अगर आपने इसी तरह इस्तेमाल करना है तो बेहतर है कि नैब को आप बंद कर दें। यानी नैब के वही लोग जो हैं जो एक टाइम पर वो केस बना रहे होते हैं, दूसरे टाइम पे कह रहे होते हैं जी हमें कोई इतराज़ नहीं है। किस मुंह से कह रहे होते हैं? यानी जो मटेरियल आपकी तहकीकात से निकला उसकी बेस के ऊपर और फिर उसके ऊपर आगे अगर उसको मटेरियलाइज किया जाता मजीद तहकीकात करके तो उसके ऊपर एक अच्छा केस बन सकता था जिसके ऊपर मजीद तकड़ी सज़ा है, लेकिन सारा कुछ सियासत की नज़र हो गया। अलीना देखें जो उसमें केस में क्या था, उसमें यही आ रहा था ना कि एक मरियम नवाज़ जो है उनके हवाले से आ रहा था कि वो एक बेनामी ओनर हैं जो लंदन के फ्लैट्स हैं। अगर इस चीज़ को हम इस्टेब्लिश कर लेते, जो कि इस तरह इस्टेब्लिश नहीं कर पाए क्योंकि जब आप अदालत में जाते हैं तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको ब्रिटिश वर्जन आइलैंड से चाहिए थे। ब्रिटिश वर्जन आइलैंड से इन्होंने बड़ी कोशिश की, इनको डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल सके। लेकिन फ़र्ज़ किया कि अगर वो डॉक्यूमेंट्स मिल जाते तो उसमें इन्होंने क्या साबित करना था? उसमें साबित ये होना था कि मिस डिक्लेरेशन कि मरियम नवाज़ जो हैं ये उनके ये फ्लैट्स हैं। हाँ, अब ये बाद की स्टोरी है कि वो हसन नवाज के थे, हुसैन के थे, या मरियम जो है ये उनकी ट्रस्टी बनी हुई थी। हम ये समझते हैं कि ये जो सारा शरीफ ख़ानदान का बयानिया है, अगर ये सारा इसको हम जैली करार दे दिया जाए और जो हमारे डॉक्यूमेंट्स थे उनको हम जो है हम उनको वैलिड कंसीडर करते हैं, और वो कौन सा मैं कहीं से बनाकर नहीं लेकर आया था, पूरी दुनिया जो है इनके 60 ममालिक के जर्नलिस्ट थे जो कि उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। तो हम अगर उसकी बुनियाद पर भी चलते तो इनका एक मिस डिक्लेरेशन का केस बनता था मरियम नवाज़ पर। लेकिन इन्होंने जब एक एम्बिशियस होके उस केस को एक नवाज शरीफ तक या बाकी पूरे ख़ानदान तक उसको आगे ड्रैग किया या कि उसको एक्सपेंड करने की कोशिश की कि किसी तरीके से हम करप्शन का साबित कर सकें, और फिर उन्हीं जजेस ने की, मसलन जो जो आसफ सईद खोसा साहब हैं, वो पहले एक केस में ये बात कह चुके हैं कि अगर आप कोई बंदा अपने ज़राए आमदन के हवाले से कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं दे सकता तो उस पर फिर भी हम उसको ज़रूरी तौर पे करप्शन कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन हमने जो है यानी कि वो सारा जो है एक करप्शन का नैरेटिव भी उसी बुनियाद पे बिल्ड किया। उनके पार्ट पर भी है, ये नहीं है कि नवाज शरीफ के पार्ट पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके पार्ट पर भी है। इतना इन्होंने हाइप पहले क्रिएट की कि हमारे पास जी वो एक एक पर्ची हमने रखी हुई है, सारी रसीदें हमने रखी हुई हैं। भाई आप या तो दावे ना करते, इन्होंने भी कोर्ट को एक तरह से इन्होंने भी दरमियान में लेकर आए हैं। बार बार ये कह रहे थे जी कि कोर्ट इस चीज़ पे कोई इंक्वायरी करे, इन्वेस्टिगेशन करे। जब ये कह रहे थे जी कि हमारे पास पर्चियां मौजूद हैं तो कोर्ट ने कहा कि यार ये अच्छा, फिर हम उसके ऊपर बात भी कर चुके हैं ना कि उसकी वजह क्या थी। वो आप लोग ही कई दफ़ा बता चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब ये सोच रहे थे कि मैं हैंडल कर लूंगा या हो जाएंगे मामलात, लेकिन वो फिर बिगड़ गए। इरशाद भट्टी साहब, क्या तज्जिया है और राय है आपकी? असल इस मुल्क में अगर किसी को मुबारकबाद देनी हो तो वो मैं हूँ, और असल मुबारकबाद का हकदार मैं हूँ। मैडम शेख हमारे मुन्नू भाई, अल्लाह उनकी मगफरत करे, कमाल के इंसान थे और कमाल के साफ़ी थे। उनकी एक नज़म थी, लंबी सी थी, एहतसाब दे चीफ कमिश्नर साहब बहादुर। उसके 2-4 शेर आज में इस बड़ा रेलिवेंट है कि औखा सब तू मणका मंगना, औखा है सब तू मणका मंगना, शेर दे मुँह चूं बोटी खोनी, इल्ला कोलों मास नहीं मिलदा, होई नहीं हुंदी होनी अनहोनी अनहोनी, यानी होनी नहीं हुंदी अनहोनी। और एक है कि एहतसाब दे चीफ कमिश्नर साहब बहादुर, चोरां डाकुआं कातलां कोलों मंगिया कदी सबूत नहीं लभदे, फाइलां विच गवाचे होए बड़े बड़े करतूत नहीं लभदे,
रल के मारे मिल के खादे होए लोकां दियां कब्रां विचू कलबूत नहीं लभदे। और मैडम शेख वो शेर तो आपको मैंने सुना ही दिया था, फिर से अर्ज है। अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम, जिसे भी चाहो हराम कह दो, जिसे भी चाहो हलाल कह दो। मैडम शेख अभी ये जब जिस वक्त ये मेरे महबूब कायद के फर्जंद 7-8 मिनटां 7-8 साल दा इश्तिहारीपन और 3 नैब दे रेफरेंस, यानी नैब के 3 केस, एक सीधे केस से उम्रें गुजर लेती हैं बरी होते हुए, नैब के 3 केसों में 8-7 मिनटां 86 खुशी खुशी टाटा बाय बाय करके निकल रहे थे। उसी वक्त एहतसाब अदालत में पार्क लेन एक रेफरेंस था आसिफ अली जरदारी साहब पे। फारूक एच नायक और अरशद तबरेज़ वकला थे और वो दलील दे रहे थे, और जाते ही उन्होंने कहा कि हमारा क्लाइंट जनाब आसिफ अली जरदारी अब सदर मुमलकत हो चुका है, लिहाजा उन्हें आईनी इस्तिस्ना हासिल है, केस नहीं चलाया जा सकता। और बाकी सारे केसों में भी यही होगा। अब पता चला कि ये आईनी ओहदे क्यों इतने अट्रैक्टिव होते हैं और ये आईनी ओहदों के पीछे क्या छुप के किया जाता है, रिकॉर्ड जलाकर, रिकॉर्ड छुपाकर, असली रिकॉर्ड गायब करवाकर और तफ्तीशियों को मैनेज करके आईनी ओहदों के पीछे छुप कर। खैर से मैडम शेख केस पे वापस आते हैं, बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं जी सर, 2-4 जुमले 2-4 बातें हैं। मुल्क भी वही है, केस भी वही हैं, अदालतें भी वही हैं, मुलज़म और मुजरम भी वही हैं, कोई नया सबूत नहीं, कोई नया गवाह नहीं, बरीयत कैसे। और चलो अब बरी हो गए हैं तो अब भी बता दें ये एवनफील्ड अपार्टमेंट्स लिए कब थे, लिए किससे थे और अब किसके हैं, यही बता दें। अच्छा पैसा कमाया कैसे, बाहर भिजवाया कैसे, ये सब कुछ ख़रीदा कैसे, आप भी बता दें। मैडम शेख हुदैबिया भी सही था, एवनफील्ड भी सही था, फ्लैगशिप भी सही था, अल-अज़ीज़िया भी सही था, टीटी स्कैंडल भी सही था, रमज़ान शुगर मिल भी सही था, चौधरी शुगर मिल भी सही था। ये दोनों जो साहिबजादगान हैं ये मरकज़ी गवाह थे जिनको मरीम नवाज़ ने पतली गली से निकाल दिया कि इनका ये तो गैर मुल्की, इन पर तो हमारा कानून ही नहीं है। ये सारा सही था, गलत थे हम, और चूंकि ये सही था, इन्होंने सही तरह से सब कुछ सही किया, हम गलत समझ बैठे। जी। 1 अरब लगा है मैडम शेख हाउस ऑफ शरीफ की तहकीक व तफ्तीश और इन केसों पर, वो 1 अरब ही इनसे ले लें यार, अब वही मिठाई के ही हमें दे दें। और मैडम शेख शुक्र करें हाउस ऑफ शरीफ ने ये दरख्वास्त नहीं दी कि ये सारे केस इमरान खान ने किए, एवनफील्ड फ्लैट्स इमरान खान के थे, अल-हुदैबिया, अल-अज़ीज़िया और फ्लैगशिप उन पर डाला जाए। आजकल वो वक्त चल रहा है, डाल भी जाना था। और आखिरी मैडम शेख एक शेर सुन लें और मैं इजाजत चाहता हूं पाकिस्तान जिंदाबाद का कह के। की होया है जी मनु भाई अगेन, की होया है, कुछ नहीं होया, की होवेगा, कुछ नहीं होवे, कुछ नहीं होना। जो तू चाहना है वो नहीं होना, जो तू हो नहीं जानदा क्यों, अच्छा जो तू चाहना है वो नहीं होना क्यों भला, हो नहीं जानदा करना पैंदा है, इश्क समंदर तरना पैंदा है, सुख लई भी जीना, सुख लई दुख भी झलना पैंदा है, ते जीवन लई मरना पैंदा है। मैडम शेख पाकिस्तान जिंदाबाद, हाउस ऑफ शरीफ जिंदाबाद, उमर चीमा साहब से आज की एहतसाब अदालत तक सबको सलाम। और जो पहले पुराने GIT मेंबरान थे जिन्होंने ये GITs की थी उनसे माजरत, और जो कल जिन्होंने फैसले दिए थे दलेराना फैसले, उनसे माजरत। नहीं तो उमर चीमा साहब का क्या कसूर, जब उन्होंने तो बड़ी जबरदस्त और उनके पूरे कंसोर्शियम ने बड़ी जबरदस्त तहकीकात की निकाल के लेके आए, तो बनाने वालों ने जब उल्टा पुल्टा बना दिया सब, तो फिर उनको कुछ नहीं कहेंगे आप, तो उनके लिए कोई शेर नहीं है। पूरे जो पैनामा लीक्स का मैडम शेख, मैं तो सारों को सलाम कर रहा हूं, मैं कोई इसमें मेरे अलीना मसला ये है कि बट्टी साहब ने पहले बात किया है कि कोई मेरी मिठाई तो दे दो, उनको मिठाई नहीं मिली। ओहो, अब ये देखें अलीना, एक और बात कि पनामा पेपर मैं लेकर आया, पनामा पेपर पे बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने अपने कैरियर बना लिए हैं, ठीक है, ये भी फैसला अदालत में जाए और हमसे हमारे कैरियर वापस लिए जाए, हमसे हमारे कैरियर वापस लेके उमर चीमा को दिए रिपोर्ट कार्ड में। उमर आप करारदाद लेके आए, हम फ्लोर के ऊपर अदालत सुनेगा। आप करारदाद लेके आए, हम रिपोर्ट कार्ड के फ्लोर के ऊपर लेके आएंगे ये करारदाद भट्टी साहब के खिलाफ। अच्छा जी, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मजहर अब्बास साहब, सलीम साफी साहब क्या राय रखते हैं जानेंगे।
हसन और हुसैन नवाज की बरियत के फैसले के ऊपर हम बात कर रहे हैं। आपकी क्या राय है सलीम साफ़ी साहब, जो सज़ाएं हुई, जिस तरह से सज़ाएं हुई वो गलत है, या अब जिस तरह से बरी किया जा रहा है वो मशकूक है और उसके ऊपर उठने वाले सवाल दुरुस्त हैं? देखिए, एक तो पाकिस्तान का मजमूई अदालती निज़ाम जो है वो सियासत ज़दा हो गया है, और दूसरा नैब जैसे जो इदारे बनाए जाते हैं वो तो खालिसतन सियासी मकासद के लिए बनाए जाते हैं। वो खुद नवाज शरीफ के दौर में बने हो या जनरल मुशर्रफ के दौर में बने हो या किसी और के दौर में बने हो, तो वो ये मसला कर दिया जाता है। उमर चीमा जैसे लोगों की मेहनत इसलिए भी ज़ाया हो जाती है कि वहाँ जुर्म और सियासत को मिक्स कर दिया जाता है। अब जिसके फिर अच्छे दिन चल रहे हो, मसलन जब नवाज शरीफ वगैरह के बुरे दिन चल रहे थे तो उनके खिलाफ केसेस बनाए जा रहे थे, उनके खिलाफ गवाह भी ढूंढे जा रहे थे, उनके खिलाफ तहकीकात पे अरबों रुपए भी खर्च हो रहे थे। और जब इमरान खान के अच्छे दिन चल रहे थे तो उस वक़्त उनके सब जराइम से सर पे नज़र किया जा रहा था। अब जब इमरान खान के बुरे दिन चल रहे हैं और शरीफों के अच्छे दिन चल रहे हैं तो वो सारी चीज़ें रिवर्स हो जाती हैं। ये सिर्फ इनका नहीं, ये पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के भी रिवर्स हो जाते हैं। और आप देखेंगे कि जब कभी इमरान खान के अच्छे दिन आएंगे तो उनके भी इसी तरह रातों रात रिवर्स हो जाएंगे। तो इसका बुनियादी ताल्लुक कोई मेरिट से या उससे नहीं होता, बल्कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस होते हैं और पॉलिटिकल मोटिवेशन से ही वो ख़त्म होते हैं। तो यानी आप ये कहना चाह रहे हैं जब सज़ा गलत हुई तो फिर बरियत का फैसला उसी के मुताबिक ही होगा, उसी तरीके से? ऐसा ही है सर? जी, वो जिस तरह उमर ने शुरू में फरमाया कि इसमें तो जब नवाज शरीफ की बरियत हुई और मरियम की बरियत हुई तो इनकी तो फिर सिर्फ फॉर्मेलिटीज बाकी थी। सही। मज़े साहब, देखिए भट्टी साहब ने तो बड़ा रेलेवेंट जो है वो शेर पढ़ा मन्नू भाई की नज़म का। मैं मुख्तसर से दो शेर हैं जो पूरे हमारे जो इतने 40-50 साल के अदवार हैं उन पर पूरा उतरता है, और मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि ये हमारे, मेरा सवाल तो सिर्फ जो है वो इंसाफ के ऐवानों से है कि कहाँ कातिल बदलते हैं फ़कत चेहरे बदलते हैं, अजब अपना सफ़र है फासले भी साथ चलते हैं। दूसरा है ये मुनसिफ खुद ही कैदी हैं, हमें इंसाफ क्या देंगे, लिखा है इनके चेहरों पर जो हमको फैसला देंगे। देखिए, अगर ये हुसैन हसन नवाज का मसला नहीं है, ये नवाज शरीफ, ज़ैफ़ ज़रदारी या मरियम नवाज या इमरान खान का मसला नहीं है, ये उन अदवार का मसला है जिन अदवार में ये मुकदमात कायम होते हैं और जिन अदवार में ये मुकदमात ख़त्म किए जाते हैं। आप 4 हुकूमतों की तब्दीली देख लें और उनके ख़िलाफ़ जो चार्जशीट्स जो दी गई जिनकी बुनियाद पे उन हुकूमतों को ख़त्म किया गया वो देख लें। आप मोहम्मद खान जुनेजो की बरतरफी 58 2B के चार्जेस देख लें। आप बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट को जो डिसमिस किया गया 90 में वो देख लें। आप जो है वो नवाज शरीफ की हुकूमत की बरतरफी देख लें। इसके बाद बेनज़ीर भुट्टो की एक और हुकूमत की बरतरफी देख लें। वो सारे चार्जशीट्स को उठाएँ, आप देखें और फिर ये देखें कि उन मुकदमात का क्या हुआ जिन मुकदमात की बुनियाद पे ये हुकूमतें ख़त्म की गई थी, और वो सारे लोग आपको दोबारा बहाल नज़र आते हैं। वो सारे लोग तो या तो वो मुकदमात गलत थे या ये लोग गलत थे। तो मैं तो सवाल जो है वो इन अदालतों से करूँगा। मैं सवाल उस एहतसाब के निज़ाम से करूँगा जो कभी ये नारा लगाता है कि कभी पहले इंतखाब फिर एहतसाब, पहले एहतसाब फिर इंतखाब। कभी एहतसाब ब्यूरो बनता है, कभी नैब बनती हैं, कभी जो है मुकदमात अचानक ख़त्म हो जाते हैं, कभी वही मुकदमात दोबारा खुल जाते हैं, कभी अस्तना हासिल हो जाता है सारे लोग। और ख़ुद इमरान खान एक ज़माने में दावा करते थे कि मैं आऊँगा तो ये सारा इस्तिस्ना ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हमने नहीं देखा कि वो सदर का इस्तिस्ना ख़त्म हुआ। तो मुझे केस की मेरिट डीमेरिट से या तो ये कि उमर चीमा गलत था या वो इंटरनेशनल कंसोर्शियम गलत था जिसने वो की। हमारे यहाँ दुनिया भर के बहुत से हुक्मरानों ने इस पनामा लीक के बाद स्टेप डाउन कर दिया। ये कहते हुए ये उन्होंने ये सवाल भी नहीं किया कि ये मुकदमा सही है या गलत है, वो स्टेप डाउन कर गए। हमारे यहाँ उस वक्त भी 2016 में जब ये हुआ था पनामा लीक, उस वक्त भी कुछ लोगों ने
मुझ समेत ये कहा था कि मॉरली मियाँ साहब को, हालांकि उसमें पनामा लीक में उनका नाम नहीं था, लेकिन मॉरली उनके बच्चों का नाम था, तो उन्हें स्टेप डाउन कर जाना चाहिए था। वो हाई मॉरल ग्राउंड पे होते हैं उसमें। तो हमारे यहाँ केसेस के मेरिट डीमेरिट्स मैटर करते ही नहीं हैं। मर्डर केसेस, मैं मर्डर केसेस की मिसाल दे सकता हूँ, लंबे लंबे मर्डर केसेस आप उठा के देख लें, अचानक लोग बरी हो जाते हैं, फिर अचानक वो मुकदमात खुल जाते हैं। कल शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत खत्म हो जाए, कल ये हुकूमतें खत्म हो जाए, कल इस मुल्क में मार्शल लॉ लग जाए, ये सारे मुकदमात, मैं आपसे दावे से कहता हूँ, ये मुकदमात दोबारा खुल जाएंगे, ये लोग दोबारा गिरफ्तार हो जाएंगे, फिर इनके साथ कोई डील हो जाए, ये दोबारा जो है वो बरसर इख्तिदार आ जाएंगी। आज इमरान खान साहब के साथ डील हो जाए, मामला तय हो जाए, अचानक आप देखेंगे कि ये केसेस जो है फाइल होने शुरू हो जाते हैं, अचानक जो ये सारे मुकदमात खत्म होने की तरफ चले जाते हैं। और जहां तक मेरी इत्तला है, हो सकता है मैं गलत हूं, ये बात भी हुई क्योंकि भट्टी साहब वगैरह ये लोग मिलते रहते हैं, मैं तो बहुत दूर बैठा हूं, कि ये शराइत हैं, अगर आप इन शराइत को मान लेते हैं तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि साल 1.5 साल में आप पर से मुकदमात खत्म होने भी शुरू हो जाएंगे। ये है हमारा मजमूई। ये किसको, इमरान खान साहब को कहा गया? जी, ये उन्हीं के हवाले से बातचीत हुई है। ये चीजें, और ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। कल अगर ये बातें तय हो जाएं तो कल आप देखिएगा मुकदमात, आप अयान अली का मुकदमा याद है ना? अयान अली चली गई, उसके बाद आज तक वो केस दोबारा खुला, दोबारा तारीख पड़ी। अच्छा सर, एक चीज मुझे जरूर वाज़ेह कीजिएगा, गो कि आप जो होलिस्टिकली बात कर रहे हैं वो बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त, लेकिन ये जो अभी आपने मॉरल उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की कि नवाज शरीफ को इखलाकी तौर पर कर जाना चाहिए था रिज़ाइन, बिकॉज उनके बेटे का नाम था, लेकिन उनका सारा वक्त स्टांस ही यही था कि बेटे का नाम है, बेटे इंडिपेंडेंट्स हैं, वो कर सकते हैं, बच्चों का कोई मसला नहीं है, मेरे ऊपर कोई इस तरह का नहीं है कि मैंने पब्लिक ऑफिस अब्यूज़ किया है, तो इसलिए मैं अपने स्टांस पर खड़ा हूँ, मैं क्यों इस्तीफा दूँ। लेकिन जो बाकी ममालिक हैं उनके ऊपर जरा मामला मुख्तलिफ था, उनके ऊपर तो डायरेक्टली था ना। मैं आपको बताऊं अलीना, होता क्या है, जो हाई मॉरल ग्राउंड्स होते हैं ना, उसमें यकीनी तौर पे उस वक्त जो है नहीं, और नवाज शरीफ साहब जो पोजीशन ले रहे होंगे दुरुस्त, उस वक्त क्या कंफ्यूजन था कि जी हम सुप्रीम कोर्ट जाएं कि पार्लियामेंट में जाएं। मैं हाई मॉरल ग्राउंड की इसलिए कि सिर्फ आप हुक्मरान हैं, वक्त के हुक्मरान हैं, और आपका नाम, आपके बेटों का नाम आ गया है, आप यही पोजीशन लेते हुए कहते हैं कि चूंकि मेरे बच्चों का नाम आ गया है, जब तक ये बच्चे जो है अपने आप को क्लियर नहीं करेंगे, मैं जो है वो दोबारा वो नहीं करूंगा। तो ये चीजें होती हैं, मतलब मैं नहीं कह रहा कि वो करते नहीं करते या कोई और करे ना करे, लेकिन मैं जब ये आपकी राय है, फेयर एनफ सर, लेते हैं तो ये लेते हैं। ठीक है भट्टी साहब, प्लीज बहुत मुख्तसर, और मेरा सवाल भी सर ले लीजिए। अभी हम बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो ये बताएं आपके गिले का आप क्या चाहेंगे, जवाब किससे लें, किससे पूछें कि ये सब क्या हुआ? मैडम शेख, पहला जो आपने कहा ना कि बच्चों की बात, पहली बात तो ये कि सुप्रीम कोर्ट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब खुद गए, जनाब स्पीकर ये हैं वो ज़राए कौमी असम्बली में खुद तकरीर की, सुप्रीम कोर्ट में जालसाजी इनसे हुई और 3 झूठी तकरीरें खुद फरमाई, बच्चों के झूठे टीवी इंटरव्यूज हुए, कतरी खत कैलबरी फाउंड झूठी टेस्ट डीड, ये सारा खुद हुआ। नहीं सर, आप किसी और तरफ लेके जा रहे हैं, मैं तो बिल्कुल मज़े साहब से दूसरी चीज के ऊपर बात कर रहा हूं। रेलिवेंट सवाल पे आ रहा हूं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि मैंने क्या, मेरे बच्चों पर भी इल्जाम आया तो मैं घर चला जाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट खुद गए अदालत कि हमारे पास एक एक पाई का हिसाब है, और कहा कि मैं क्या, मेरे बच्चों पर भी आया तो मैं घर चला जाऊंगा। गो के बाद में फरमाया कि मेरे अगर असासे ज़राए आमदन से ज्यादा हैं तो तुम्हें क्या। तो अब आप पूछ रही हैं मुख्तसर करके कि इसका क्या करें। एक बार बड़े दिल करके बच्चों समेत टीवी कैमरे ऑन करके कहें कि जेड़ा कुछ हो गया है, साडे कोल जेड़ा होया है सानू माफ कर दियो, और असी थानू माफ कर देने हैं। तो यकीन करें, हमें तो कोई गिला नहीं। 1 अरब की वो मिठाई ना खिलाएं जो इन केसों पे लग गई है, वो भी माफ की। अच्छा चले, उधर नहीं आते जहां मज़े साहब ने सवाल किया था या बात किया था, उधर कुछ नहीं कहेंगे, शेर वेर? हाँ सुन लीजिए, वो भी सुन लीजिए। अच्छा, तैयार करके लेके आए? जी वो भी सुन लीजिए मैडम शेख, लेकिन रहने दें, चलो रहने दें, आपने इतना बस मुझे ना कसम से आप रहने दें।
इतना ही था भट्टी साहब, चले रहने दे, कोई बात नहीं। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, लेकिन अगला सवाल भी जो है वो भी पूरा मौका देंगे हम भट्टी साहब को अपना शेर सुनाने का, क्योंकि एक करारदाद की बातें की जा रही हैं, हिसाब किताब की बातें की जा रही हैं, कौन कर रहा है क्या मामला, एक ब्रेक के बाद। 2022 में तालिबान को वापस या उनके साथ जो मामलात हुए उसके ऊपर, और फिर नवाज शरीफ को जैसे पूरा केस बना और फिर निकाला गया, उसके ऊपर इमरान खान, जनरल बाजवा और जनरल फैज़ से पूछा जाए, पार्लियामेंट में बुलाकर जवाबदही हो। ख्वाजा आसिफ कहते हैं मैं करारदाद लेके आऊँगा पार्लियामेंट के अंदर। उमर, जो ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं, क्या वह हो भी सकता है? क्या पार्लियामेंट में इस तरह से साबिक अस्करी क़यादत को बुला के जवाबदेह बनाया जा सकता है? नहीं, मैं तो उनका अभी जो आपने चलाया ना क्लिप, मैं वो सुन रहा था, तो वो उसमें कह रहे हैं जी कि ये कौन होते हैं कि मुल्क की तकदीर का फैसला करने वाले। तो मेरे ज़हन में एक सवाल आ रहा था कि क्या अभी कोई तब्दीली आ गई है कि जो ये करारदाद लेकर आना चाह रहे हैं? अगर वही मामला चल रहा है तो फिर तो मेरे ख्याल है कि इनका बनता ही नहीं है अच्छा। कोई इस तरह का मुतालबा करना। यानी कि हमारा वही सिस्टम है, और जब तक हम सारे उसके बेनिफिशरी हैं, और ख़ास तौर पे जो पॉलिटिकल क्लास है, यानी कि अगर फिर उधर से अगर कोई तकलीफ़ भी आती है तो वो भी फिर हंस के बर्दाश्त करनी चाहिए। ख्वाजा साहब जो हैं वो तो ख़ुद वज़ीर दिफा थे, और ख्वाजा साहब से ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल कि बाजवा साहब के साथ किसी की मुलाकातें होती होंगी। तो इनका जितने अच्छे मुरासम जो है मेरे ख्याल ख्वाजा साहब के ज़्यादा होंगे बाकी लोगों की निस्बत। बाकी ये तालिबान के हवाले से बात कर रहे थे, ये अब पॉलिसी डिसीजन है, वो इस मामले पे सुप्रीम कोर्ट को एक ओनरशिप और पार्लियामेंट को ओनरशिप लेनी चाहिए, एक लीड रोल अपना प्ले करना चाहिए। होता ये है कि जब कोई एक इन कैमरा कोई इजलास बुलाते हैं तो वो जो इनको बताते हैं ये सारी बातें सुन लेते हैं, और फिर कहते हैं जी कि इन्होंने कौन सा मानना है। मेरे ख्याल है कि इन्हें खुद असर्ट करना चाहिए कि हम क्या करना चाह रहे हैं। अगर ये बाकी किसी के माजी के फैसलों पर उसकी बुनियाद पे इन्होंने पार्लियामेंट में लाना है, तो फिर कोई कहेगा कि नवाज शरीफ साहब को भी लेकर आए, उन्होंने इनको अपॉइंट क्यों किया था जनरल बाजवा साहब को। तो फिर तो ये फैसलों पे अगर बुनियाद पे जाएंगे तो फिर तो ये बात कोई किसी नतीजे पे नहीं पहुंचेगी। मेरा ख्याल है कि ये जो ये बात ठीक नहीं कर रहे ख्वाजा साहब। मज़हर अब्बास साहब, आप इत्तेफाक करते हैं उमर की बात से? देखिए, माजी में मेरा ख्याल है उमर को या साफ़ी साहब को और भट्टी साहब को याद होगा कि माजी में हाजिर सर्विस चीफ को भी बुलाया गया था। अगर आपको याद हो, एबटाबाद वाला जब वाकया हुआ था, उसमें उस वक्त के आर्मी चीफ और DG ISI जो है वो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में, क्योंकि वो इन कैमरा था, लेकिन उसमें बुलाया गया था, और यहाँ तक इत्तला है कि उन्होंने इस्तीफ़ा देने की भी पेशकश की थी कि हम इस्तीफ़ा देने को तैयार हैं, लेकिन वो फिर पार्लियामेंट ने नहीं बात मानी। हमने सुना नवाज शरीफ साहब के साथ बहुत मरतबा कि कारगिल पर कमीशन बनाऊंगा, हमने सुना बहुत मरतबा कि एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट जो है वो पब्लिक की जाएगी। तो ये क्यों नहीं हुए दोनों काम? ख्वाजा आसिफ साहब की बात जो बात कर रहे हैं वो बात गलत नहीं है, बिल्कुल बुलाना चाहिए, लेकिन फिर ये सवालात तो आपसे भी होंगे कि आपने एक्सटेंशन क्यों दी उनको, जिनके बारे में आप ये सवालात कर रहे हैं, उनको आपने क्यों एक्सटेंशन दी। तो बिल्कुल ये चीज़ कहीं ना कहीं खुलनी चाहिए, कहीं ना कहीं आनी चाहिए। सेनेट में रज़ा रब्बानी साहब ने एक जो सेनेट की पूरी कमेटी पर पूरी सेनेट है उस पर मुश्तमिल एक कमेटी वो की थी, तजवीज़ की थी, जो बनी भी थी, और जिसमें गालिबन मुझे याद पड़ता है कि जनरल बाजवा गए भी थे एक मरतबा उसमें। तो आज जब बात ख्वाजा आसिफ साहब बात कर रहे हैं, वो वैसी मेरा ख्याल है वॉर ऑन टेरर या उसके हवाले से बुलाई गई थी। वो कोई वैसी कमेटी नहीं थी कि उनसे कोई अकाउंटेबिलिटी करनी थी, लेकिन गालिबन चीफ जस्टिस भी गए थे एक मरतबा। तो ये जो चीजें हैं ये एक दूसरा नौयत का वो है, लेकिन बिल्कुल बुलाना चाहिए, ठीक है, और सिर्फ उन्हीं को नहीं बुलाना चाहिए, उसमें फिर नवाज शरीफ साहब को भी अपेयर होना पड़ेगा, फिर उन्हें भी बताना पड़ेगा, फिर बाकी जमातों के सरबराहों को भी बताना पड़ेगा जिन्होंने जनरल बाजवा को तौसी दी। फिर माजी में हमें ये फिर फैसला भी करना पड़ेगा ना कि ये हम बार बार जो तौसी दे देते हैं, ये क्यों देते हैं तौसी, उसमें कितने लोगों को हम डिप्राइव करते हैं, जो उनकी शायद उनका टाइम होता है प्रमोशन का, उनको हम डिप्राइव कर देते हैं। ठीक है,
हम फुल टेन्योर वही बात कि अगर बुलाएंगे उनसे जवाब लेंगे तो फिर बहुत सी और बातें खुलेंगी, लेकिन अच्छा इकदाम है। इरशाद भट्टी साहब। मैडम शेख, प्यारी मैडम शेख, ख्वाजा साहब, आपके तवस्सुत से रमज़ान की इन पुरनूर घड़ियों में, इन पुर मुबारक घड़ियों में ख्वाजा साहब खड़े रहना, हुण मुकर नहीं जाना, सिर्फ करारदाद पेश नहीं करनी, करारदाद पेश करके बुलाना भी है। ख्वाजा जी, मैं ये इस सिलेक्शन की बात नहीं हो रही, फार्म 45, फार्म 47 रियाना डार की, ये पिछली बात आप कर रहे हैं, और इसलिए आप बुलाना है। और आपकी ये बड़ी अच्छी बात है, मैं तो आपकी जमहूरियत पसंदी को आप को सलाम करता हूँ कि ये कौन होते हैं फैसले करने वाले, और बड़े मामले हैं जिनमें इनको बुलाया जा सकता है, और बड़ी चीज़ें हैं और आप जिनमें इनको बुलाया जा सकता है, और आपको घर का भी पता है ख्वाजा साहब, ये तो मुझे भी पता है। और 2018 में ख्वाजा साहब जब आपने फ़ोन किया था इलेक्शन वाली रात, तो अगर किसी दिन मुझे इजाज़त दें तो मैं वो सारी बातें किसी दिन कर दूं। जब आप बुलाएंगे ना असम्बली में, एक तरफ ये हेयरिंग समात लाइव जारी हो रही होगी टीवी चैनल्स पर, दूसरी तरफ मैं फिर तबसरा कर रहा हूँ, बड़ा मज़ा आएगा। ख्वाजा साहब, किसको फ़ोन किया था? जनरल बाजवा साहब को फ़ोन किया था 2018 की इलेक्शन की रात। वाकई? अच्छा, फिर आप कब मिले थे जनरल बाजवा साहब से? ख्वाजा साहब 6 मुलाकातें सिर्फ। और किन किन इश्यूज पर मिले थे ख्वाजा साहब, ये भी ज़रूर कौमी असम्बली में आना चाहिए, पार्लियामेंट का तकद्दुस बहाल होना चाहिए ख्वाजा साहब। अच्छा, फिर वो तारों भरी रातों में जो कुछ हुआ वो भी सबके सामने आना चाहिए। फिर ख्वाजा साहब, आपने खुद ही फरमाया था ना कि इस्टेब्लिशमेंट में हमसे रब्ता किया था 2019 में कि पहले पंजाब ले लो, मरकज़ ले लो, तो वो रब्ता किससे हुआ था, और फिर आप उस पे आप कितना खुश हुए थे, वो बातें भी सामने आनी चाहिए। फिर ख्वाजा साहब, आपने बताया था नवाज शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट की मदद से बाहर गए, लंदन गए थे, उनमें जो 3-4 लोगों का किरदार था वो भी सामने आना चाहिए। और हमारे जुबैर उमर साहब जो लड्डू खाकर आपके लिए सारा कुछ करके भी तन्हा रह गए, वो दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, वो भी सामने आना चाहिए। और तो भट्टी साहब वैसे आना चाहिए सामने, इसमें मसला क्या है? इसमें वैसे सरकाज़म कुछ नहीं है वाकई में, अगर जवाबदेह कर रहे हैं आप तो फिर हर चीज खुलनी चाहिए ना। खैर, आपने कहा, आपने जी कर दिया चैलेंज। ख्वाजा आसिफ साहब को ले लीजिएगा, 2 जुमले ले लीजिएगा। और 8 सियासतदानों को ख्वाजा आसिफ साहब ज़ेर सदारत जब आप गए थे लेकर लंदन, और फिर हुसैन नवाज को कहा गया था कुरान लाएं और फिर हलफ रख के एक्सटेंशन दी थी, तो उससे पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, यह भी पार्लियामेंट में आना चाहिए। और फिर हाई कोर्ट से जब आप नायल हुए, सुप्रीम कोर्ट में आयल हो गए, तो इसके दरमियानी एरिया की भी कहानी सामने आनी चाहिए। ख्वाजा साहब प्लीज हुण मुकर ना जाना। आई लव यू ख्वाजा साहब। भट्टी साहब ने कर दिया ख्वाजा साहब को चैलेंज, लेकिन अब मुझे लग रहा है भट्टी साहब को बुला लेगी कमीशन, जितना कुछ भट्टी साहब को पता है, फोन कॉल और पता नहीं क्या क्या चीजें। भट्टी साहब डरे हैं। सलीम साहब सुनी सुनाई बातें, मैं सारी अपनी बातों से मुकर गया हूं, मुझे कोई पता नहीं है। सलीम साहब, हम असल इशू को छोड़ देते हैं और जिम्मी की तरफ लग जाते हैं। जी सर, असल इशू जिस पे बात हो रही थी वो टीटीपी का मामला था। बिल्कुल सर। और तो टीटीपी का मसला जूं का तू मौजूद है, न सिर्फ मौजूद है बल्कि शदीदतर हो गया है। और वहाँ कबायली अजला इस वक्त फिर हालत जंग में हैं और मामला वो आहिस्ता आहिस्ता अफगानिस्तान के साथ जंग की तरफ जा रहा है। तो पहले तो इस पे जो माजी के लोग हैं उनको छोड़ें, पहले तो इस पे पार्लियामेंट का इजलास बुला लें और इस पे ज़रा पार्लियामेंट गौर करे कि इसका क्या सद्देबाब हो सकता है। क्योंकि कल फिर कोई 5 साल बाद 6 साल बाद कोई ख्वाजा सब उठेगा और वो कहेगा कि उस वक्त के आर्मी चीफ को बुलाया जाए और ये कर दिया जाए वो कर दिया जाए। एक और इसमें ज़रा तारीखी तस्हीह की ज़रूरत है, वो ये कि जब ये टीटीपी के साथ मुज़ाकरात ये सिर्फ इमरान खान के दौर में नहीं हुए थे, बल्कि जब बैरिस्टर मोहम्मद अली साहब की क़यादत में जो डेलीगेशन गया था और उसके बाद बंदे छूटे, तो उस वक्त ख्वाजा आसिफ साहब और पीडीएम की हुकूमत थी। तो अगर पार्लियामेंट तक मामला जाएगा तो फिर इनसे भी पूछा जाएगा कि आप लोगों के होते हुए एक कोर कमांडर ये सब कुछ कर रहे थे, तो आप लोगों ने क्यों उसमें मुदाखलत नहीं की। अच्छा साफी साहब, इसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे? कल जो रद्द-ए-अमल आया है या पाकिस्तान ने जो रद्द-ए-अमल दिया है, आप उसकी डायरेक्शन से मुत्तफिक हैं या आपको लगता है कुछ मुख्तलिफ करना चाहिए था?
नहीं, देखिए मैं तो ताकत को इस मसले का हल नहीं समझता, मैं तो इसका पॉलिटिकल सोल्यूशन चाहता हूँ और मेरे ख्याल में एक कम्प्रहेंसिव प्लान बना के और अफगान हुकूमत के साथ मिलकर ही इस मसले को हल किया जा सकता है। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।